हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बच्चों, हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बहुत डिटेल में हम डिफरेंट डिजीजेस की बात करेंगे, वायरल डिजीजेस की बात करेंगे, बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करेंगे, हेलमिंथ डिजीजेस की बात करेंगे और इम्यूनिटी के कंसेप्ट को यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। मेजर हिस्टोकॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और कैंसर जैसे बहुत सारी डिजीज के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम अब इस चैप्टर का लेवल बढ़ाते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल बेसिक वर्ड से हो सकती है, वो है हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो होती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये डेफिनेशन जो है वो WHO के अकॉर्डिंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और WHO के अकॉर्डिंग एक हेल्थ की डेफिनेशन हो सकती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें अगर हम बात करें कि हम फिजिकल फिट हैं, हम मेंटली भी फिट हैं और इवन हम सोशल भी वेलबींग है, उस कंडीशन को हेल्थ कहा जा सकता है। मतलब अगर आप बोलें कि अगर किसी पर्सन में कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। ठीक है, कोई डिजीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो हेल्दी है। हेल्दी होने के लिए उसे फिजिकल होने के साथ साथ मेंटल और सोशली भी वेलबींग होना होगा। तो क्या है हेल्थ? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। ऐसा नहीं कि कोई जिम जाता है और जिम जाके उसने बहुत अच्छी फिजिकल फिटनेस अपनी कर ली है तो इसका मतलब वो हेल्दी है। बिल्कुल नहीं बच्चों, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग स्टेट। ये डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग। हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले जब किसी पर्सन में डिजीज होती थी तो उसे सुपरस्टिशन मान लिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि किसी रिलीजन की वजह से या किसी सुपरस्टिशन की वजह से पर्टिकुलर कोई डिजीज होती है। हो सकता है कि ये माना जाता था कि किसी बुरी आत्मा के प्रभाव से किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर डिजीज होती है। लेकिन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट जो ग्रेट ग्रीक फिजिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले सेपरेट किया मेडिसिन को रिलीजन एंड सुपरस्टिशन से। उन्होंने माना कि किसी पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट हम मेडिसिन से कर सकते हैं, उसके लिए किसी रिलीजन और सुपरस्टिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कोई डिजीज किसी रिलीजन या सुपरस्टिशन से रिलेटेड भी नहीं होती। ठीक है, ही गेव डेस्क्रिप्शन ऑफ डिजीज सिम्टम्स एंड एम्फेसाइज द नीड फॉर गुड डाइट, फ्रेश एयर एंड रेस्ट। उन्हें बताया कि डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, और उन्होंने बताया कि अगर डिजीज से हमें बचना है, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें गुड डाइट, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट भी देना चाहिए बॉडी को। हिप्पोक्रेट ने बहुत सिंपल बातें की लेकिन सबसे पहले बात की, इसलिए आप अच्छे से एक बात याद रखें कि फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेट को। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फादर ऑफ मेडिसिन जिसे कहा जाता है उनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें फादर ऑफ आयुर्वेदा जो है वो हैं चरक। यहां पर मैं आयुर्वेदा आपको क्यों बता रहा हूं बच्चों, समझिएगा। फादर ऑफ आयुर्वेद, you know that Ayurveda is a very famous medical treatment process of medical practicing treatment which is Indian original, जिसमें इंडियन origin है जिसका, और इसके जो फादर हैं उनका नाम है चरक। चरक ने चरक संहिता में डिफरेंट आयुर्वेद सिस्टम को एक्सप्लेन किया, वात पित्त कफ के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, और फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट। इन दोनों में सिमिलरिटी ये थी कि ये दोनों सपोर्ट करते थे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते थे। अब बात करते हैं कि ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है। ये दोनों गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते थे। इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मेनली कंसेप्ट तो हिप्पोक्रेट ने ही दिया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का, लेकिन उसके सपोर्टर जो थे उनमें एक चरक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट। हिप्पोक्रेट ने जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ब्लैक बाइल
अगर किसी पर्सन में ब्लैक बाइल है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हॉट टेम्परामेंट। इन्होंने बताया कि अगर किसी पर्सन का बाइल जो है ब्लैक कलर का हो तो उसका टेम्परामेंट हॉट होता है। हॉट टेम्परामेंट को उन्होंने और अच्छे से बोल सकते हैं हॉट पर्सनैलिटी होती है। यहाँ पर पर्सनैलिटी होप आजकल की जनरेशन में कुछ अलग सब तरह से इसको लिया जाता है कि किसी पर्सन की हॉट पर्सनैलिटी है तो पता नहीं क्या उसको ऐसा बोला जाता है, लेकिन याद रखिए हॉट टेम्परामेंट या हॉट पर्सनैलिटी को यहाँ पर इन्होंने बताया कि उसे हमेशा थोड़ा बहुत क्या रहता है, फीवर रहता है। तो इसका मतलब जिसकी हॉट पर्सनैलिटी है उसको क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट उसे होता है फीवर। तो ब्लैक बाइल इज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन का बाइल गुड नहीं है, बाइल इज ए बॉडी फ्लूइड, तो अगर बॉडी फ्लूइड अगर गुड नहीं है इसका मतलब वो बाइल येलोइश ना होके कैसा है, ब्लैक बाइल है, तो उसकी वजह से उसका टेम्परामेंट हॉट होगा, पर्सनैलिटी हॉट होगी। इसका मतलब उसे थोड़ा बहुत क्या रहा करेगा, फीवर रहा करेगा। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट की बात की हमने, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, हम बहुत आगे तक इस चैप्टर में जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है, व्हाट इज़ हेल्थ, और उसमें हमने बात की हेल्थ का मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग स्टेट होता है। हेल्थ का मतलब सीधे सीधे एब्सेंस ऑफ डिजीज़ को हम हेल्थ नहीं बोल सकते, या फिजिकल फिटनेस को ही हम हेल्थ नहीं बोल सकते। और सबसे पहले जो रिलीजन और सुपरस्टिशन की वजह से डिजीज़ को होना माना जाता था उसको डिस्प्रूव किया हिप्पोक्रेट ने ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर फिजिशियन थे, उन्होंने सेपरेट किया मेडिसिन को रिलीजन एंड सुपरस्टिशन से। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने हेल्थ की बात की। और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं डिजीज। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ व्हाट इज डिजीज, ये बात करते हैं। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिम्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy and we have a disease। मतलब सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एंटीजन या कोई भी एलर्जन या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस या हेलमेंथ या कोई और ऑर्गेनिज्म, जो हम जानते हैं आगे और भी पढ़ेंगे हम कुछ इन्फेक्शंस, अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएं और एंटर करने के बाद हमारी बॉडी के एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स और सिस्टम्स पर उसकी फंक्शनिंग पर इफेक्ट आए, उसको एडवर्सली अफेक्ट करें और उसकी वजह से डिफरेंट साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस हो जाए, तो इसका मतलब हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। और अगर हेल्दी नहीं रह पाएंगे तो इसका मतलब हमें क्या हो गया है, डिजीज हो गई है। इसका मतलब व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, characterized by various signs and symptoms, we said that we are not healthy and we have a disease। And the disease can be defined as a disorder of the mind or body। या तो mental disorder है वो भी एक disease है, और body के अंदर physical disorder है वो भी एक disease मानी जाएगी। पास वाले डायग्राम को अगर आप देखें तो बहुत ही फेमस डायग्राम है बच्चों। ये डायग्राम आप सभी ने देखा होगा, बहुत फेमस डायग्राम है। डॉक्टर की अगर हम बात करें, लॉजिकल मीनिंग ऑफ दिस मेडिकल लोगो, ये एक मेडिकल लोगो है। पहले मेडिकल लोगो प्लस के फॉर्म में आता था, आजकल ये नया मेडिकल लोगो है। इस मेडिकल लोगो को अगर हम एक्सप्लेन करें कि इस मेडिकल लोगो में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस मेडिकल लोगो के अंदर आपको ये पूरे लोगो के अंदर ये जो विंग्स दिख रहे हैं, ये विंग्स एक बर्ड को विंग्स हैं जो आप सभी जानते हैं, डव बर्ड्स के विंग्स हैं जो पीस से रिलेटेड हैं, जो पीस को बताते हैं, शांति को बताते हैं। इस डायग्राम में जो रॉड दिख रही है, ये रॉड ह्यूमन है। ये रॉड क्या है, ह्यूमन, जो क्या मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसके चारों तरफ आपको स्नेक्स दिख रहे हैं, और ये स्नेक जो हैं जो पॉइजन है, और ये स्नेक जो पॉइजन है या कोई भी डिजीज कॉजेटिव एजेंट है जो हमारे लिए एविल की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये एविल हमारे ह्यूमन को, हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें रिक्वायर्ड है हेल्प की। हमें हेल्प इसलिए चाहिए ताकि हमारी लाइफ में पीस बना रहे, और इस सब के लिए हम जिसकी मदद लेते हैं वो है गॉड का दूसरा नाम डॉक्टर, जिसकी प्रिपरेशन आप भी कर रहे हैं। तो याद रखें, ए डॉक्टर रीस्टोर पीस एंड सेव अस फ्रॉम एविल। एक डॉक्टर जो होता है वो रीस्टोर करता है पीस को और हमें एविल से बचाता है। इस मेडिकल लोगों में स्नेक्स जो है वो एविल हैं, रॉड जो है वो ह्यूमन है जो हेल्प मांगता है इस एविल के अगेंस्ट, जो हेल्प करते हैं डॉक्टर, मतलब जो आप बनने वाले हैं, आप लोग हेल्प करेंगे और आप साथ के साथ रीस्टोर करेंगे पीस को उस पर्सन की। तो दिस मेडिकल लोगो का जो भी मतलब है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया।
ठीक है, ये बहुत जनरल है। आपको इस मतलब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब बताऊंगा तो इस चैप्टर के एंड में आते आते आपके एक भी ऐसा दिमाग में डाउट नहीं रहेगा जो आपको लगे कि हम इस चैप्टर में कुछ हमारा बाकी रह गया है, कुछ छूट गया है। आपको एटीपी के वीडियोस में हमेशा इस तरह का कंटेंट दिया जाएगा, बिल्कुल इररेलेवेंट कंटेंट भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल इतनी बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपको किसी और मॉड्यूल या किसी और वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है। एटीपी के वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, आपको आपका हर एक पार्ट, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी, हर एक कंसेप्ट यहाँ पर मिलेगा। चलिए, डिजीज़ के बारे में हमने बात की, तो एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अगर उनकी फंक्शनिंग पे एडवर्सली अफेक्ट होता है तो और साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं तो वो डिजीज़ की कंडीशन है। यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट्स की बात करता हूँ। फादर ऑफ मेडिसिन आपको हिप्पोक्रेट बताया गया। फादर ऑफ आपको आयुर्वेदा कौन बताया गया? चरक। यहाँ पर हम और बात करते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन की हमने बात की थी, फादर ऑफ आयुर्वेदा की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी से भी ज़्यादा अच्छा अगर बोले सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फादर हैं उनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को बोला जाता है फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्होंने सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के भी फादर कहा जाता है इन्हें। इनके बारे में यहाँ पर चर्चा क्यों हो रही है, क्यों विलियम हार्वे का नाम लिया जाए? क्योंकि विलियम हार्वे जो थे उन्होंने डिस्प्रूव किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। डिस्प्रूव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। आपको बताया अभी मैंने कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इज गिवन बाय हिप्पोक्रेट, और उस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया विलियम हार्वे ने बाय मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बाइल पर्सन with the help of थर्मोमीटर। इन्होंने क्या किया, थर्मोमीटर से अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट बात ये थी कि भाई जिस पर्सन का ब्लैक बाइल होता है, उस ब्लैक बाइल पर्सन का हॉट टेम्परामेंट होता है, उसकी हॉट पर्सनैलिटी होती है, इसका मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फास्ट होती हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन याद रखें, विलियम हार्वे ने ऐसा किया कि अच्छा कि आप जिस पर्सन को हॉट टेम्परामेंट या हॉट पर्सनैलिटी बता रहे हैं, अगर ऐसा कर लेते हैं कि उस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर कर लेते हैं, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं दिखा, और उन्हें कोई फर्क नहीं दिखा तो उन्होंने बोला कि ये हिप्पोक्रेट का गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस गलत है। याद रखें, ब्लैक बाइल रखने वाले पर्सन जिनके बाइल का कलर थोड़ा डार्क है, उनका टेम्परामेंट हॉट नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटी हॉट नहीं होती, उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल ही होता है अगर वो हेल्दी है तो। याद रखें, तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी विलियम हार्वे को कहा जाता है, बहुत बड़े फिजिशियन थे ये भी, सर्कुलेटरी सिस्टम पे उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा वर्क किए। ठीक है, यहां पर मैं एक और चीज बताता हूं आपको। यहां पर हम बात करते हैं फादर ऑफ होम्योपैथी। फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी भी एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसके फादर हैं डॉक्टर हैनीमैन। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन जो हैं, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो सिमिली या सिमिलिबस क्यूरेंटर के कंसेप्ट पर वर्क करता है, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना चाहिए कि फादर ऑफ होम्योपैथी है डॉक्टर हैनीमैन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है, फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है, और एक और बताते हैं फादर ऑफ सर्जरी। सर्जरी के फादर कहा जाता है सुश्रुत को। सुश्रुत जो थे उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। सुश्रुत इंडियन हैं बिल्कुल, और इसका मतलब सर्जरी का सबसे पहले ऑरिजिन इंडिया से ही हुआ, और सुश्रुत ने सबसे पहले सर्जरी की नोज़ की। और नोज़ की सर्जरी के लिए जिस वर्ड को हम यूज़ करते हैं वो वर्ड होता है हमारा राइनोप्लास्टी। इन्होंने सबसे पहले क्या की, राइनोप्लास्टी। सर्जरी ऑफ नोज़ इज कॉल्ड राइनोप्लास्टी। और राइनोप्लास्टी में अब सुश्रुत के सामने एक चैलेंज आया। उन्होंने जैसे ही नाक की सर्जरी करना शुरू की तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर जैसे ही कट लगाया जाएगा, कट लगने के बाद ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने के बाद हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म तो ये है कि हमारे ब्लड का क्लॉट बन जाता है। अगर क्लॉट बन जाएगा तो वो सर्जरी कैसे कर पाएंगे,
मतलब अगर किसी डॉक्टर को सर्जरी करनी है तो उस ब्लड का क्लॉट नहीं बनना चाहिए, तभी तो वो इंटरनल पार्ट तक पहुंच पाएगा। इसीलिए सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी नोज की सर्जरी करते वक्त एक एंटीकोगुलेंट को यूज़ किया, और वो एंटीकोगुलेंट कौन सा था? हिरुडीन। हिरुडीन एंटीकोगुलेंट हमने पढ़ा है इससे पहले एनिमल डाइवर्सिटी में। हिरुडीन एंटीकोगुलेंट हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है बच्चों? हिरुडीन एंटीकोगुलेंट जो है वो हमें मिलता है लीच से। लीच के सलाइवा से हमें मिलता है हिरुडीन एंटीकोगुलेंट। उस लीच के हिरुडीन एंटीकोगुलेंट को इन्होंने यूज़ किया, और हिरुडीन एंटीकोगुलेंट ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देगा, जिसकी वजह से उन्होंने इजीली नोज की सर्जरी की। फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सुश्रुत को, ठीक है, जिन्होंने की थी कौन सी सर्जरी? राइनोप्लास्टी। क्या बात की? फिर से बात करते हैं बच्चों। हमने बात की थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, सबसे पहले चैप्टर शुरू किया और हमने बात की हेल्थ की। फादर ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद आपको बताया गया। गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस क्या है ये आपको एक्सप्लेन किया गया। डिजीज की हमने बात की, मेडिकल लोगों को एक्सप्लेन किया गया आपके सामने। फादर ऑफ फिजियोलॉजी, कैसे विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव किया गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को। फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ सर्जरी की बात की। और बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट हैं? व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। आप अगर मैं इस लाइन को सीधे सीधे पढ़ देता हूँ सारी लाइंस को, तो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जैसा एक्सप्लेन किया जाए। आप सभी को पता है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा अपने वर्क में। द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी उसकी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, बिल्कुल एज भी उसकी ज़्यादा होगी। एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टिलिटी, अगर हेल्दी कंडीशन है तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जो कि डेवलप कंट्री में काफ़ी कम है, और डेवलपिंग कंट्री में मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। बैलेंस डाइट से भी, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ अगर आपको बनाना है तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए। योगा हैज़ बिन प्रैक्टिसाइज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है योगा, इंडियन ऑरिजिन एक और चीज़ का, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, vaccination against infection diseases, proper disposal of waste, control of vector, maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health। मैंने जो लाइन पढ़ी है बच्चों, आपको एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा कि डिजीज़ के लिए हमें प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए, कौन सी डिजीज़ कैसे फैलती है, उन सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए, प्रॉपर टाइम से वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजेबल जो है हमें उसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल करना चाहिए वेक्टर्स को, जैसे पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए, हमें याद रखें इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मॉस्किटो या अगर हम बात करें हाउस फ्लाई, इन सब से हमें बचना चाहिए। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, फूड और वाटर को हमारे ट्रांसमिशन से या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन किसी भी कंटामिनेशन से बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ को बनाए रखने के लिए चाहिए, और उससे क्या हमें बेनिफिट होते हैं ये। एक बात और, ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ से भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स की मैंने बात की, तो ये वाली चीज़ तो बड़ी सिंपल है, ठीक है, बस हमें छोड़ना कुछ नहीं है, इसलिए हम हर एक चीज़ को ले रहे हैं। ये वाली बात बहुत सिंपल है, एक बार अगर इसको रीड करेंगे तो बहुत सिंपल बात है। और बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़। मैंने सबसे पहले बात की व्हाट इज़ हेल्थ, उसके बाद मैंने बात की व्हाट इज़ डिजीज़, उसके बाद मैंने बात की एक डिजीज़ या हेल्दी रहने के क्या बेनिफिट्स हैं और हेल्दी कैसे रहा जा सकता है इन सब कंडीशंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज़। ह्यूमन में डिजीज़ दो तरह की होती हैं। ह्यूमन में डिजीज़ एक तो होती है कंजेनाइटल डिजीज़ और एक होती है एक्वायर्ड डिजीज़। ऐसी डिजीज़ेज जो बाय बर्थ होती है उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल, और ऐसी डिजीज़ जो हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं वो होती है एक्वायर्ड। ऐसी डिजीज़ जो बाय बर्थ होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे मेटाबॉलिक, कोई अगर हम बोल सकते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर जो बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी बॉडी में है वो क्या है? सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, या फिर उनको हम क्या बोलेंगे? कंजेनाइटल डिसऑर्डर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंजेनाइटल डिसऑर्डर आर यूजुअली जेनेटिक। कैसे होते हैं? जेनेटिक होते हैं। जबकि एक्वायर्ड डिजीज़ की बात करें, आप जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। जबकि एक्वायर्ड डिजीज़ की बात करें तो वो दो तरह की होती हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं, उनमें से एक होती है कम्युनिकेबल और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। दो तरह की होती है, एक क्या होती है बच्चों? कम्युनिकेबल, और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में पहले नॉन कम्युनिकेबल की बात कर लेते हैं।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो हैं जो नॉन इन्फेक्शियस है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, इन्फेक्शियस नहीं होती, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं जिनका ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं कि एक्वायर्ड डिजीज है, लेकिन गेन तो हमने आफ्टर बर्थ ही की है। बर्थ से पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर कोई डिजीज हमारे अंदर है तो वो है कॉन्जेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन अगर किसी पर्सन में एक्वायर्ड डिजीज है तो वो दो तरह की हो सकती है, कम्युनिकेबल या ट्रांसमिसिबल, और एक हो सकती है नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल है वो इन्फेक्शियस है, जो नॉन कम्युनिकेबल है वो नॉन इन्फेक्शियस होगी। और जो नॉन इन्फेक्शियस है कौन कौन सी, जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, ये क्या कभी किसी कम्युनिकेबल है क्या? जैसे हम बोले कि अगर किसी पर्सन के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से उसे हो गया डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ हो गया तो क्या डायबिटीज़ कम्युनिकेबल डिजीज है? बिल्कुल नहीं। विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, बेरी हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया। ठीक है, तो जो भी डिजीजेज हम जानते हैं वो विटामिन की डेफिशिएंसी से हो या किसी मिनरल की डेफिशिएंसी से हो या फिर किसी हार्मोन या एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो, तो वो सारी डिजीज कैसी होती है? नॉन कम्युनिकेबल। डीजेनरेटिव, ठीक है, हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को डीजेनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? जैसे किसी पर्सन की किडनी खराब हो रही है तो क्या वो, अगर हम बोल सकते हैं कि किडनी डीजनरेशन ऑफ किडनी हो रहा है तो वो कम्युनिकेबल होगा? बिल्कुल नहीं। एलर्जिक, किसी पर्सन को हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो, अगर एलर्जी है तो वो भी क्या कम्युनिकेबल है? नॉन कम्युनिकेबल? बिल्कुल नहीं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी पर्सन को डस्ट से एलर्जी है तो क्या आप उस पर्सन के साथ रहेंगे तो क्या आपको भी डस्ट से एलर्जी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। कैंसर भी आप सभी जानते होंगे, कैंसर बिल्कुल भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर, जैसे हम बोल सकते हैं कि शिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, ठीक है, हंटिंगटन कोरिया, ठीक है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो मेंटल डिसऑर्डर है और आप सभी को पता ही है सभी नॉन कम्युनिकेबल हैं। और एडिक्शन, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ड्रग एडिक्शन किया है तो क्या वो डिजीज़ कम्युनिकेबल हो गई? क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर स्मैक को अब्यूज़ करता है तो क्या आप उसके साथ रहेंगे तो क्या आप भी स्मैक को अब्यूज़ करेंगे? बिल्कुल, अपने आप डिजीज़ नहीं होगी, वो सिखा दे आपको वो बात अलग है। ऐसे लोगों से बचकर जरूर रहना चाहिए आपको। तो क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ कि आप जिस एज ग्रुप में हैं, आप वीडियो देख रहे हैं बच्चों सभी, आप जिस एज ग्रुप में हैं वो है आपकी एडोलेसेंस एज। करीब 12 से 17 साल की एज जो होती है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस एज। आप इस टाइम एडल्ट और चाइल्डहुड कंडीशन के बीच में हैं, ठीक है, आप पूरी तरह से ना तो एडल्ट हैं और ना पूरी तरह से बच्चे हैं, ठीक है। और ये वो टाइम होता है लाइफ का जब हमारे दिमाग के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट करने का मूड होता है। जब हम किसी को देखते हैं सिगरेट पीते हुए, स्मोकिंग करते हुए, तो हमारे अंदर ये एक्सपेरिमेंट करने का होता है, या फिर कुछ लोग तो यही सोच लेते हैं कि एक बार कर तो देखना चाहिए, इसलिए और उसको फिर कर देखते हैं उस तरह के एक्सपेरिमेंट को, तो हो सकता है कि उसका एडिक्शन हो जाए। इसलिए आप जिस एज ग्रुप में हैं आपको इस तरह के एडिक्शन से, इस तरह के लोगों से बच के रहना चाहिए जो इस तरह के एडिक्शंस करते हैं। और बात करते हैं बच्चों, ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो भी दो तरह की होती हैं। एक होती है कॉन्टेगियस जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, और एक होती है नॉन कॉन्टेगियस जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती तो दो तरह की होती है, एक होती है व्हीकल बॉन्ड और एक होती है वेक्टर बॉन्ड। व्हीकल बॉन्ड डिसऑर्डर वो होते हैं, व्हीकल बॉन्ड वो होते हैं जिनमें नॉन लिविंग कैरियर होता है। कैसा कैरियर होता है? नॉन लिविंग कैरियर। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी एंटीजन या वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर जाए थ्रू वाटर, थ्रू एयर, सही बात है, एयर से होता हुआ आपकी बॉडी में चला गया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता हुआ आपकी बॉडी में चला गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? व्हीकल, क्योंकि वहां पर जो कैरियर है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग कैरियर है। जबकि नॉन कॉन्टेगियस डिजीज वो होती है जहां पर वेक्टर बॉन्ड होती है, जहां पर कैरियर जो होता है वो क्या होता है? लिविंग कैरियर। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मलेरिया जब होता है तो उसकी वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज, तो फीमेल एनोफ्लीज लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग कैरियर, ठीक है। बहुत सारी डिजीज के वेक्टर मैकेनिकल कैरियर की तरह वर्क करती है हाउस फ्लाई, कॉकरोच, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जैसे एडीज एजिप्टी, डेंगू एंड चिकनगुनिया, जीका फीवर, इन सब के लिए क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर बॉन्ड डिजीज वो होती है जिनका लिविंग कैरियर होता है, और व्हीकल बॉन्ड डिजीज वो होती है जिनका नॉन लिविंग कैरियर होता है।
तो ये हमने बिल्कुल सिंपल टाइप ऑफ डिजीज की बात की। हमने क्या क्या बात की, फिर से बात करते हैं। हमने बात की व्हाट इज़ हेल्थ, फिर हमने बात की व्हाट इज़ डिजीज़, इस मेडिकल लोगों को आपको एक्सप्लेन करा गया, फिर हमने बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ की बात की, और फिर हमने टाइप ऑफ डिजीज़ में कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीज़ में कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, और इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, एंड कम्युनिकेबल में भी कंटेगियस एंड नॉन कंटेगियस, और नॉन कंटेगियस में भी व्हीकल बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की बात की। और बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं कुछ बिल्कुल जनरल टर्म्स जो इस चैप्टर में कई बार हमारे सामने आएंगी, जिनको हम स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लेते हैं। वो है पैथोजन, पैरासाइट, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैथोजन। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी इन डिजीज, स्टडी ऑफ बॉडी इन डिजीज। डिजीज की कंडीशन में आपकी बॉडी की स्टडी को, डिजीज की कंडीशन में हमारी बॉडी की स्टडी को बोला जाता है पैथोलॉजी। जैसे हम कभी भी बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर टेस्ट करवाने के लिए कहता है, जैसे आपके कंप्लीट ब्लड काउंट आपको करवाना चाहिए, या यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए, या डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए। तो आप सीधा टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं जिस लैब में आपने पढ़ा होगा, उस लैब के ऊपर लिखा होता है पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी लैब, इसका मतलब पैथोलॉजी वो लैब है जहां पर आप डिजीज की कंडीशन में अपनी बॉडी को चेक करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब पैथोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ बॉडी इन डिजीज। डिजीज के केस में आपकी बॉडी की स्टडी को बोला जाता है पैथोलॉजी। इसका मतलब पैथोजन वो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट हो, ऐसे एजेंट जिनकी वजह से आपकी बॉडी में डिजीज होती है, वो क्या है, पैथोजन्स हैं। तो इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डिजीज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज। एंड द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू गेन एंट्रेंस एंड प्रोड्यूस सिम्टम ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई हेलमिंथ हो, चाहे वो कोई फंगस हो, वो सभी क्या है हमारे लिए, पैथोजन। और आगे सुनिएगा, द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू गेन एंट्रेंस, सबसे पहले हमारी बॉडी में एंटर करने की कर सके, एंड प्रोड्यूस सिम्टम, उसके बाद हमारे एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स को अफेक्ट करे, जिसकी वजह से डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो। सिम्टम्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। मतलब एंटर कर जाए वो ही पैथोजन नहीं है, जो एंटर करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर दे, तो वो हो जाती है उस पैथोजन की पैथोजेनिसिटी। ठीक है। एंड व्हाट इज द विरुलेंस? विरुलेंस इज द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ ए पैथोजन इन द होस्ट बॉडी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक पर्टिकुलर डिजीज बहुत ज़्यादा विरुलेंट है, जैसे मैं बोलूँ कि चिकन पॉक्स इज लेस विरुलेंट वाइल स्मॉल पॉक्स इज मोर विरुलेंट। इसका मतलब ऐसी डिजीज जो ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं क्या, विरुलेंस। तो कोई लेस विरुलेंट डिजीज है, इसका मतलब वो कम, हम बोल सकते हैं कि कम डेंजरस डिजीज है। लेकिन जब डिजीज बहुत ज़्यादा फैटल हो तो उसको हम बोलेंगे विरुलेंस। तो किसी विरुलेंस का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ पैथोजन इन दी होस्ट बॉडी, कितना ज़्यादा वो हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। एंड एक बात और, पैथोजेंस आर बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं पैथोजन। बैक्टीरिया भी एक पैथोजन हो सकता है, फंजाई भी एक पैथोजन हो सकती है, वायरस भी हो सकता है, माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, हेलमिंथ भी हो सकता है। हम पढ़ेंगे सबके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले तो पैथोजन का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज पैथोजन। और बात करते हैं पैरासाइट क्या है। पैरासाइट एक पैथोजन ही है बच्चों। ठीक है। पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म विच लिव एट एक्सपेंसेस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। मतलब पैरासाइट रिलेशन हमेशा प्लस माइनस रिलेशन होता है। ऐसा रिलेशन जिसमें एक को बेनिफिट हो और दूसरे को हमेशा लॉस हो। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें किसी कैटल के ऊपर लीच है, किसी कैटल के ऊपर लीच है तो वो ब्लड सक कर रही है, तो लीच को क्या हो रहा है, बेनिफिट, और उस कैटल को क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई नहीं, हमेशा हार्म हो रहा है। इसका मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर, अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म पर, अगर हम बात करें फूड के लिए शेल्टर पर डिपेंड करता है और उसे हार्म करता है और खुद को बेनिफिट होता है, तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है। और सिंपल सी बात है, उसकी वजह से पैरासाइट होस्ट के अंदर क्या हो जाएगी, डिजीज होगी। एक बात और, व्हाट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए है बहुत सिंपल वर्ड, लेकिन आपको इन्फेक्शन बोला जाए तो आप उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा इन्फेक्शन, देखिए इन्फेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट हैविंग ए कॉम्पिटिशन फॉर सुपीरियरिटी।
मतलब इन्फेक्शन वो चीज़ है जिसमें आपकी बॉडी में पैरासाइट जो एंटर कर गया है, पैथोजन जो एंटर कर गया है, उस पैथोजन और आपकी बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। और इंटरेक्शन मतलब ये एक लड़ाई चल रही है आपकी WBCs पैथोजन के बीच में, आपकी बी लिम्फोसाइट पैथोजन के बीच में, आपकी टी लिम्फोसाइट पैथोजन के बीच में, आपकी मैक्रोफाजेस पैथोजन के बीच में, आपकी स्किन पैथोजन के बीच में, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पैथोजन के बीच में, आपके लाइसोसोम्स पैथोजन के बीच में, मतलब बहुत सारे इंटरेक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर, जो हम पढ़ेंगे आगे इम्यूनिटी में। और ये इंटरेक्शन क्यों हो रहे हैं? ताकि वो एक दूसरे को सुपरियरिटी करना चाहते हैं। हमारी बॉडी चाहती है कि तू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे कर रहा है, एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कैसे कर सकता है, कैसे सर्वाइव कर सकता है ये, इसलिए हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इंटरेक्शन करती है। और पैथोजन भी अपनी विरुलेंस शो करता है, वो भी शो करता है कि नहीं, मुझे सर्वाइव करना है, मैं नहीं मरूंगा। इसका मतलब होस्ट और पैरासाइट के बीच में कंपटीशन फॉर सुपीरियरिटी, जो जीता वो क्या होगा, बच जाएगा। इसका मतलब अगर हमारी बॉडी इस तरह के कंपटीशन में, अगर हमारी बॉडी जो है, होस्ट की बॉडी जो है, अगर उसने पैरासाइट को मार दिया तो इसका मतलब हम क्या होंगे, डिजीज से बच जाएंगे। और अगर पैरासाइट कंपटीशन में जीत गया तो हो जाएगी हमें डिजीज। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इन्फेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट हैविंग कंपटीशन फॉर सुपीरियरिटी। ठीक है, क्या क्या बात की, फिर से बात करते हैं। हमने बात की सबसे पहले हेल्थ की, फिर बात की डिजीज़ की, फिर बात की बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ की, फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस की बात की, फिर हमने बात की पैथोजेंस, पैरासाइट एंड इन्फेक्शन की। बस अब ऐसा करते हैं, एक बात और करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि पैथोजन, पैरासाइट, इन्फेक्शन, यहाँ तक की बात तो ठीक है, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोई डिजीज़ फैलती कैसे है, हमने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बात की थी, व्हीकल बोर्न, वेक्टर बोर्न, कॉन्टेगियस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन में लेते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है दो तरह का, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, स्किन टू स्किन, म्यूकस टू म्यूकस का कॉन्टैक्ट, जैसे स्किन टू स्किन का कॉन्टैक्ट हाथ हैंडशेक करने से, म्यूकस टू म्यूकस का कांटेक्ट किसिंग से या ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इस डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जब हम बोलते हैं तो हमारे माउथ से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनमें से अगर इनका साइज़ थोड़ा सा 10 nm से बड़ा है तो वो तो हमारे नोज़ से फिल्टर नहीं हो पाते, लेकिन अगर वो साइज़ में बहुत छोटे हैं तो वो हमारे नोज़ से फिल्टर क्या होते हैं, वो हो जाते हैं, सीधे ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं। तो अगर हम बोलते हैं और हमारे साथ जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उससे भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में जा सकता है, हम बोल सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो बहुत सारी डिजीज़ का है। कॉन्टैक्ट विद सॉइल, सीधे अगर हम सॉइल के कॉन्टैक्ट में, जैसे अगर मैं बोलूँ टिटेनस की कंडीशन में अगर हमारा इंजर्ड पार्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ जाए और उसके अंदर अगर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी है तो उस कंडीशन में टिटेनस होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट विद सॉइल भी एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आएगा। इनोकुलेशन स्किन और म्यूकोसा, मैंने बता ही दिया था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में स्किन टू स्किन आ जाएगा और साथ के साथ स्किन से स्किन और म्यूकोसा। ठीक है, एंड ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लेसेंटल क्या होगा? मदर टू फीटस, मदर से फीटस के अंदर जो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे हम इसको। कहाँ जाएगा ये? मदर से फीटस में कोई डिजीज जा रही है, मदर टू फीटस। जैसे मैं बोलता हूँ कि HIV इन्फेक्शन मदर से फीटस में जा सकता है। कैसे जा सकता है? मदर से फीटस के अंदर जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर से फीटस में जा सकता है ड्यू टू लैक्टेशन, मदर से फीटस के अंदर लैक्टेशन से जा सकता है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके जा सकता है। तो मदर से फीटस के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, ड्यूरिंग पार्चुरेशन जा सकता है। तो याद रखें, मदर से फीटस के अंदर होने वाला ट्रांसमिशन जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन, वो भी एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आएगा। जबकि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो वो होगा व्हीकल बॉन्ड। मैंने बताया था कैरियर कैसा होगा? नॉन लिविंग, जैसे फूड के थ्रू जा रहा है, एयर के थ्रू जा रहा है, वाटर के थ्रू जा रहा है, तो वो क्या हो गया? व्हीकल बॉन्ड। ठीक है, वेक्टर बॉन्ड जो क्या होगा? मैकेनिकल या बायोलॉजिकल, दो तरह का होगा, मैकेनिकल कैरियर एंड बायोलॉजिकल कैरियर। बात करते हैं मैकेनिकल बायोलॉजिकल क्या है। जैसे अगर मैं बोल दूं मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनोफिलीज के अंदर, फीमेल एनोफिलीज जब आपको बाइट करती है तब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है प्लाज्मोडियम, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेक्टर। जबकि हाउस फ्लाई आपके फूड को कंटामिनेटेड करती है और आप उस फूड को खा लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर जाता है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल।
बट यहाँ पर भी लिविंग कैरियर है, इसलिए ये भी किस में आएगा, वेक्टर बॉन्ड में। एयर बॉन्ड आ जाएगा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, डस्ट इनके थ्रू भी फैल सकता है। फोमाइट बॉन्ड कौन सा होगा, ये यूटेंसिल से फैल रहा है, जैसे आपने किसी और के पेन, पेंसिल, टॉवल और वार्डरोब, ठीक है, इन सबको अगर यूज़ कर लिया, अगर किसी और के कपड़े पहन लिए तो हो सकता है कि आपको भी वो डिजीज़ हो जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड फोमाइट बॉन्ड। अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स, इससे भी हो सकता है, दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मैंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन, व्हाट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज कैरियर। वेक्टर और कैरियर की बात करते हैं बच्चों, अच्छे समझना, दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, मैंने इसीलिए यहां पर इन दोनों को एक्सप्लेन किया क्योंकि वेक्टर डिफरेंट फ्रॉम कैरियर, इसलिए अच्छे से समझिए इस बात को। वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड डिजीज बाय कन्वेइंग पैथोजन फ्रॉम द होस्ट टू अनदर इंडिविजुअल बट विदाउट कॉजिंग डिजीज बाय इटसेल्फ। मतलब अगर हम बात करें कि एक वेक्टर वो है जो इज एन ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड डिजीज, जो डिजीज को फैलाता है बाय कन्वेइंग पैथोजेंस फ्रॉम द होस्ट टू अनदर इंडिविजुअल, होस्ट से लेकर अनदर इंडिविजुअल तक डिजीज को फैलाता है, बट विदाउट कॉजिंग डिजीज बाय इटसेल्फ, खुद को डिजीज नहीं करता, किसी दूसरे के लिए हमेशा क्या करता है, वेक्टर किसी दूसरे के अंदर डिजीज को फैलाता है। ठीक है, जबकि कैरियर वो है, इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर ए स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन द एब्सेंस ऑफ डिसर्निबल क्लिनिकल डिजीज एंड सर्व एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम बात करें आपकी हाउस फ्लाई जो है, ठीक है, वो मतलब एक कैरियर जो है वो कोई भी कैरियर हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे इस बात को ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, जैसे मैं कैरियर में बात करता हूं कि एक पर्सन है जिसको HIV इन्फेक्शन है, मतलब एड्स है, और एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक फीमेल एनोफ्लीज जो है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है। तो अब फीमेल एनोफ्लीज में प्लाज्मोडियम है, तो वो तो क्या होता है, खुद फीमेल एनोफ्लीज को प्लाज्मोडियम से कोई हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, डिफरेंट पर्सन के अंदर फीमेल एनोफ्लीज के बाइट करने से ये प्लाज्मोडियम एंटर कर रहा है और डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन खुद को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन HIV, अगर किसी पर्सन को HIV है तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, कैरियर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर ए स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट, मतलब जो खुद इन्फेक्शियस एजेंट रखता है इन द एब्सेंस ऑफ डिसर्निबल क्लिनिकल डिजीज एंड सर्व एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब उसके थ्रू होती हुई डिजीज दूसरे पर्सन में फैलती है। एनोफ्लीज के अकॉर्डिंग देखो, डज नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, जैसे कभी भी फीमेल एनोफ्लीज को मलेरिया के सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है, लेकिन HIV अगर किसी पर्सन को है और वो दूसरे पर्सन में फैला रहा है तो क्या खुद को भी नहीं आएंगे क्या, जनरली शो द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज एज इट इज ऑल्सो एन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। वेक्टर की बात करें, जनरली डू नॉट ट्रांसमिट जेनेटिक डिजीज, कभी याद रखें कि वेक्टर जो होते हैं वो जेनेटिक डिजीज को ट्रांसमिट नहीं करते, जबकि कैरियर जो होते हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं जेनेटिक डिजीजेस को भी। ठीक है, और वेक्टर की अगर हम बात करें, एनोफ्लीज मॉस्किटो दैट कैरीज मलेरिया पैरासाइट बिटवीन ह्यूमंस, जबकि कैरियर मैंने अभी आपको ये बताया था, ह्यूमन विद HIV हु कैन ट्रांसमिट द वायरस टू अनदर हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, तो मैंने आपको वेक्टर और डिजीज में ये डिफरेंस बताया। तो हमने क्या क्या बात की, एक बार फिर बात करते हैं बच्चों, एक बार फाइनली फिर बात कर लेते हैं। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल की आज बात की है। आज हमने इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हमने बात की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में व्हाट इज़ हेल्थ, फिर हमने बात की व्हाट इज़ डिजीज़, आपको बताया गया फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है, फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है, फादर ऑफ सर्जरी कौन है, फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है, मेडिकल लोगों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया कि विंग्स, रॉड और स्नेक किस चीज़ को बताते हैं, एक पर्सन को अगर हेल्दी रहना है तो उसे क्या क्या करना चाहिए और हेल्दी रहने से उसे क्या बेनिफिट्स होंगे, इस बारे में हमने बात की। और फिर हमने बात की टाइप ऑफ डिजीजेज, जिसमें हमने बात की कि कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीज़ हैं, कंजेनाइटल डिजीज़ में जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ में कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस होती हैं, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डेफिशिएंसी, डीजनरेटिव, एलर्जिक, कैंसर, मेंटल एंड एडिक्शन जैसे डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की व्हाट इज़ पैथोजन।
पैथोजन के बारे में बात की कि पैथोजन क्या होता है, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, उसकी विरुलेंस क्या होती है, एक पैथोजन क्या क्या हो सकता है। फिर हमने बात की पैरासाइट। पैरासाइट एक पैथोजन ही है, ठीक है, लेकिन इस तरह का रिलेशन आपको एक्सप्लेन किया गया कि प्लस माइनस रिलेशन क्या है। उसके बाद फाइनली हमने बात की इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन को प्रॉपर्ली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इन्फेक्शन इज ए इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट हैविंग ए कंपटीशन फॉर सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी के लिए किस किस के बीच में, पैरासाइट और होस्ट के बीच में होने वाला कंपटीशन ही क्या है, इन्फेक्शन। यहां तक की बात करने के बाद हमने बात की थी लास्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, जिसमें हमने बात की डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमने बात की डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कांटेक्ट विद सॉइल, इनोकुलेशन स्किन और म्यूकोसा, ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल जिसमें आता है मदर टू फीटस। उसके बाद हमने बात की इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की, जिसमें हमने बात की व्हीकल बॉन्ड जिसमें नॉन लिविंग कैरियर होगा, वेक्टर बॉन्ड जिसमें लिविंग कैरियर होगा जो मैकेनिकल कैरियर भी हो सकता है और बायोलॉजिकल कैरियर भी हो सकता है। फिर हमने बात की एयर बॉन्ड डिजीज की, जिसमें हम बात करते हैं ड्रॉपलेट एंड डस्ट की, फोमाइट बॉन्ड, यूटेंसिल्स, पेन, पेंसिल, वार्डरोब, इन सब से होने वाली, और अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स ऑल्सो इंक्लूड इन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। और बिल्कुल फाइनल में आपको एक्सप्लेन किया गया कि व्हाट इज वेक्टर एंड वेक्टर डिफरेंट फ्रॉम कैरियर। आप इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो वेक्टर और कैरियर को अच्छे से समझ पाएंगे। लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसे याद रखें कि HIV अगर किसी पर्सन को हो, HIV इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो गया है, मतलब एड्स अगर किसी पर्सन को हो गया है तो वो एक कैरियर है अब उस डिजीज़ का। जबकि वेक्टर फीमेल एनोफिलीज जो है वो वेक्टर है मलेरिया की, क्योंकि कभी भी फीमेल एनोफिलीज को मलेरिया नहीं होता, बस वो क्या करती है, जिस भी पर्सन को बाइट करती है उसकी बॉडी में एंटर करवा देती है प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम करता है क्या, डिजीज, ठीक है, जो करता है ह्यूमन के अंदर मलेरिया। तो ये सारी बात हमने की, बहुत ही जनरल बात की है बच्चों, हमने बहुत ही बेसिक लेवल की बात की है कि क्या होता है इन्फेक्शन, क्या होता है पैथोजन, ये सारी बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप की डिजीज़ेस की बात करना शुरू करेंगे, जिसमें हम वायरस डिजीज़ की बात करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करेंगे। बहुत बेसिक लेवल पे आज हमने बात की, धीरे धीरे हम अपना लेवल भी इंक्रीज़ करेंगे। आप रेगुलर स्टडी करते जाइए, ATP की वीडियोज़ की हेल्प लेते जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लेकर आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू।